नमस्ते साथियों। साथियों, वंदना मेरे साथ बैचलर ऑफ साइंस की विद्यार्थी थी। बात उन दिनों की है जब ग्वालियर संभाग में डाकुओं का बड़ा जोर था और फिरौती मांगी जाती थी, किडनैपिंग होती थी। हम लोग नए नए कॉलेज में गए थे और हमारा एक ग्रुप बन गया था। उसी ग्रुप में वंदना थी। वंदना के पिता को जब बच्चे छोटे थे तो डाकू अगवा करके ले गए थे। ये जमींदार थे, अच्छा खासा पैसा था इनके पास और फिरौती भी वो ऐसी वैसी नहीं मांगते थे, वो निचोड़ कर ही छोड़ देते थे। ज़मीन बेचने में, पैसे की व्यवस्था करने में बहुत समय लगा और जब उनके पिता वापस लौट कर आए तो वंदना बताया करती थी कि पिता की डाकू जो हैं वो भागते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। चंबल की घाटियाँ बड़ी अनुकूल होती हैं उनके लिए, उसके लिए ये अभ्यस्त नहीं थे। घर छूटा, 2 बच्चे छूटे, एक सभ्य इंसान कैसे रह सकता है? दिल से भी टूटते हैं, मन से भी टूटते हैं और तन से भी टूटते हैं। कई हड्डियाँ उनकी टूट चुकी थी और जब उन्हें पैसा दिया गया फिरौती का और जब वो छोड़े गए तो जो गम लेकर आए थे वो दोबारा बहुत मुश्किल था उनके लिए सर्वाइव करना और वो जल्दी ही चल बसे। छोटे छोटे बच्चे लेकर माँ ग्वालियर शहर में आ गई। सपने तो पहले भी ऊंचे थे, सपनों को मरने नहीं दिया और माँ छोटे मोटे काम करने लगी। फिर पहले जैसे हो जाए ऐसी उम्मीद में वो जीने लगे। बच्चे बड़े होने लगे। पिता अपने बच्चों से कहते थे कि तुम दोनों अफसर बनोगे। उनकी रुचि किस और है ये तो पिता नहीं जानते थे, माँ जानती थी। माँ ने देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों MBBS में जाने की इच्छा रखते हैं, दोनों PMT क्रैक करना चाहते हैं। उस ज़माने में नीट नहीं था, PMT था। तो डिसाइड हुआ कि एक ही के लायक वो खर्चा उठा सकती थी माँ बेटियाँ। दोनों शायद जुड़वा थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। उस समय हमें इतना तो पता नहीं था। जुड़वा बच्चे थे या एक आध साल इधर उधर थे। बेटा नंदू था, वंदना उसे नंदू कहती थी, हम भी नंदू बुलाते थे। संगीत अच्छा था, गीत अच्छे गाता था वो। नंदू ने PMT दिया और उसने अपनी जान झोंक दी उसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका PMT में सिलेक्शन हो गया और जब उसका सिलेक्शन हुआ, जब हम लोग उसके घर गए थे तो लगा जैसे सुदामा रहते थे यहाँ पे। सुदामा जी यहाँ रहते थे, कुछ नहीं था घर में, खाली खाली घर। और गरीबी बड़ी मेहरबान थी उस परिवार की। लेकिन वंदना जितना हमने सोचा था उतने ज़्यादा परेशान थे वो लोग। वंदना बहुत स्वाभिमानी थी, उसने कभी एहसास नहीं होने दिया। समय बीतता गया, वो समय भी निकला और भाई का भोपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया उसने। और जब वो MBBS करके घर आया तो उसने और पढ़ाई की, पूरा उसने कोर्स कर लिया था। किसी हॉस्पिटल में अटेस्ट हो गया था वो। उसके बाद वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली के बाद दिल्ली हॉस्पिटल के बाद फिर वहाँ पे जॉब किया उसने। उसके बाद वो सीधा US चला गया और वहाँ उसने मैरिज की अपनी सहपाठी से, कोर्ट मैरिज की। एक बार गया तो कई साल बाद लौटा। कब लौटा? जब वंदना की शादी तय हुई। उसकी माँ चाहती थी कि मेरे जीते जी इसका विवाह हो जाए। प्रारब्ध तो वंदना का कुछ ऐसा था कि
कि उसने अपना करियर दांव पे लगाया और वो स्कूल टीचर ही बनी बस, जबकि वो भी उस भाई से कम नहीं थी। और उसके बाद फिर उसका जहाँ विवाह लगा, जहाँ उसका रिश्ता संपन्न हुआ, वो विमाता बनकर गई वहाँ पे। उसके हस्बैंड की पहली पत्नी जो थी, एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में वो चली गई थी। उनका 4-5 साल का बच्चा था, वो वंदना को मिला। वंदना खुश थी कि इस उम्र में उसे पला पलाया बच्चा मिल गया, लेकिन बच्चा ब्रेन वॉश था। वो उसे अपनी माँ कभी नहीं समझ पाया। वंदना ने बहुत कोशिश की, वो स्कूल जाती, बच्चे को साथ लेके जाती, साथ लेके आती, लेकिन जो संस्कार पड़ चुके थे उसे बदलना उसके लिए संभव नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके पति भी चल बसे। वंदना ने, जब उसका विवाह हुआ तब उसका भाई आया था। भाई और भाभी दोनों आए थे और दोनों बच्चों को नहीं लाए थे साथ में। अब कोई विवाह कहाँ संपन्न हो, क्या हो, भाई का कोई उसमें रोल भी नहीं था, रिश्तेदारों ने करवा दिया था। और भाई का उस घर में मन नहीं लगा जहाँ वो पहले रहता था। सातवें फेरे का इंतज़ार था और भाई 5 स्टार होटल में रुके थे। मुझे याद है उस टाइम पे उषा करण होटल था, वो 5 स्टार था या 3 स्टार था, उसी में वो लोग रुके थे। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ 2-3 रातों में वो वापस चले गए थे और भाभी बच्चों को अपने पीहर छोड़कर आई थी। कुछ ऐसा था। जब इधर वंदना का बच्चा बड़ा हुआ, और वंदना तो विमाता थी, जब वंदना का बालक बड़ा हुआ तो वंदना ने अपने सभी सगे संबंधियों को बुलाया और उसकी जो उसके हिस्से की ज़मीन जायदाद थी सब उसी के नाम की, और उसने वो जगह छोड़कर सर्विस भी छोड़ दी उसने। वो बोली मेरे पास ठीक ठाक पैसा है, मुझे और धन की ज़रूरत नहीं है। जो ससुराल पक्ष से मिला था वो उसको दे दिया और वो खुद एक आश्रम में चली गई। सुना वो बहुत खुश है वहाँ पे। एक रेलवे स्टेशन पर मुझे मिली थी, उसने पूरी कहानी बताई कि उसके भाभी भी चल बसी थी यूएस में, और बताया कि भाई अकेले रह गए थे। नंदू को बुलाया कि अब तो आ जा एक बार, तो नंदू आया। वो एडजस्ट नहीं हो पाया, कुछ दिन रहे साथ में और बच्चे बड़े हो गए थे। बच्चों को अब पिता की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि पिता को तो थी, बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन वो तो उसी कल्चर में पले बढ़े थे। दोनों के दर्द अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग दर्द थे दोनों के, एक दूसरे से साझा किए, लेकिन एक दूसरे के काम ना आ सके दोनों। वंदना की धारा अलग हो गई, नंदू की धारा अलग हो गई। उसका किसी काम में अब मन नहीं लगता था, उसने प्रैक्टिस बंद कर दी थी वहाँ। उसने समाज से भी, संस्थाओं से भी जुड़े वो, लेकिन मन उचाट हो ही गया था। भारत में रहे काफ़ी दिन, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन की शांति ढूंढने कहाँ जाते। उसके बाद की कहानी क्या हुई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी की कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, जहाँ उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रहे थे, वो जिन खेतों में उन्होंने, इन धरती माँ से उन्होंने कितने आशीर्वाद लिए थे, वो चली गई थी। और अब जो तीसरी, चौथी, दूसरी पीढ़ी थी वो कहाँ से कहाँ चली गई थी, संस्कृति बदल गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। वंदना अपने गांव कभी नहीं गई लौटकर, नंदू भी कभी नहीं गया। क्या करते जाके, बहुत सब कुछ ठीक था, लेकिन मन का सुकून चला गया था। वंदना का जीवन कहाँ से कहाँ चला गया था।
वंदना ने कई बार मुझसे फ़ोन पर बात की, लेकिन आधी अधूरी सी बातें थी। बहुत सारी बातें वो दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। पर उसके बाद कुछ संत, कुछ साधुओं ने उसको काफ़ी संभाला और वो वहाँ के किसी स्कूल में टीचर हो गई। दोबारा से उसने पढ़ना लिखना, पढ़ाना, पठन पाठन शुरू किया। कुछ उसने किताबें भी लिखी। वो जहाँ भी है स्वस्थ रहे और उसके मन को सुख शांति मिले। पता नहीं पब्लिश हुई या ना हुई किताबें, पता नहीं मुझे। अब कभी मिलूँगी तो पूछूँगी उससे। वो मुझसे यही कहती है, एक बार आके मिल, देखो प्रारब्ध कहाँ ले जाता है। आपको कैसी लगी ये वंदना? आपके जीवन में कोई ना कोई तो ज़रूर आई होगी।